देखिए बेटा वापस देखते हैं से खड़ग पानी, खड़ग हस्त है, इसमें खड़ग शब्द है, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ। और पाणव हस्ते में, पाणव तथा हस्ते में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। खड़ग पाणी अर्थात जिसके हाथ में खड़ग है वह कौन है, तो खड़ग पाणी है वह। खड़ग हस्त है, जिसके हाथ में खड़ग है वह कौन है, अर्थात खड़ग है, खड़ग हस्त कहते हैं उसे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं खड़ग किसके हाथ में होता है, इसे आप स्वयं ढूंढें। कुसुम हस्त है, जिसके हाथ में फूल है, फूल रहते हैं, ऐसा कौन है, तो उसे भी आप स्वयं ही ढूंढें। ठीक है, अन्य अर्थ निकलेगा इसका कुसुम हस्त है। इसके बाद देखिए चंद्रशेखरे, चंद्र है शेखरे यशस है, चंद्र है जिसके शिखर पर यानी जिसके माथे पर, तो ऐसा कौन है, भगवान शिव। शशि शेखर है, शशि शेखरे यशस है, अर्थात चंद्रमा है जिसके सिर पर, तो इसका भी अर्थ होगा भगवान शिव। चंद्रमौली, चंद्र है मौल्याम यशस है, चंद्रमौली चंद्रमा है जिसके सिर पर, कौन है ऐसा, भगवान शिव। कंठ काल है, इसका विग्रह होगा कंठे काल है यशस है, कंठ में है जिसके, कंठ में है जिसके काल अर्थात विष हो सकता है, तो ऐसा भी कौन है, भगवान शिव है। तो इसी सारे एग्जाम्पल्स हमने कंप्लीट कर लिए। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट हो गया सहार्थक बहुब्रीहि समास। सहार्थक बहुब्रीहि समास देखते हैं। देखिए सूत्र नंबर फर्स्ट है इसका, तेन सहेति तुल्य योगे। इसका अर्थ हुआ तृतीयांत का सह अर्थ में तुल्य योग में बहुब्रीहि समास होता है। दूसरा इसका वोपसर्जनस्य सूत्र से सह का स बन जाता है। देखिए तृतीय अंत यानी यहाँ पर सह अर्थ में कोई समास हो रहा हो तो उसको तुल्य यानी समान योग में क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है और सह का स बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसे हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। देखिए बेटा सा अनुज, सा अनुज का मतलब हो गया से अनुज। ठीक है, इसका अर्थ होगा अनुजेन सहित है, अनुज के साथ। ठीक है, अनुजेन सह विद्यमान है। दूसरा इसका समास विग्रह हुआ अनुजेन सह विद्यमान है। यहाँ दोनों एग्जाम्पल्स का अर्थ एक ही हुआ, चाहे सानुज कहें चाहे सहानुज कहें। ठीक है, अनुज यानी छोटा भाई। ठीक है, तो छोटे भाई के साथ, दोनों का अर्थ क्या होगा, छोटे भाई के साथ। तो यहाँ सह का क्या बना, स बन गया, ओनली है हट गया। ठीक है, तो अनुजेन सहित है या अनुजेन सह विद्यमान है, दोनों ही समास विग्रह होंगे। इसी प्रकार सह शिष्य एवं सह शिष्य, इनका भी दोनों का एक जैसा समास विग्रह होगा, शिष्येण सहित है या फिर शिष्येण सह विद्यमान है। देखिए बेटा इसमें सब में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, सह साकम सार्धम समम, इनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी हम तृतीय का प्रयोग करेंगे। इसके बाद दिया गया सामात्य। सामात्य अर्थात अमात्य के साथ, अमात्य का मीन्स होता है मंत्री। ठीक है, मंत्री के साथ, तो अमात्यन सहित है, अमात्यन सह विद्यमान है, दोनों ही रूप बनेंगे इसके। अमात्यन सहित है, अमात्यन सह विद्यमान है, दोनों रूप बनेंगे। और सहामात्य का भी इसी प्रकार से बनेगा, तो चाहे सहमात्य अमात्य कर दो चाहे सह अमात्य लिख दो, बात एक ही है। ठीक है,
इसके बाद दिया गया है सहविद्य अर्थ एवं सहविद्य। तो सहविद्य, विद्या मीन्स विद्या, तो विद्या के साथ, विद्या सहित। विद्या भी तृतीया का प्रयोग हुआ, इसमें भी विद्या सहित या फिर विद्या सह विद्यमान है। ठीक है, सहविद्य या सह विद्य दोनों का एक जैसा समास विग्रह होगा। सह शीत है, सह शीत है नेक्स्ट है इसका, तो सह शीत यानी सीता के साथ। इसका भी इस प्रकार से बनेगा, सीतया सहिता अथवा सीतया सह विद्यमान है, दोनों का इस प्रकार से बनेगा। सहभार्य अथवा सहभार्य, इसमें भी देखिए भार्याया भार्यया सहित है, भार्या की जगह आ की मात्रा हटाएंगे, भार्यया, यह हो जाएगा भार्यया सहित है अथवा भार्यया सह विद्यमान है। ठीक है, इसके बाद देखिए सहपरिवार अथवा सह परिवार, दोनों का एक जैसा बनेगा, परिवारेण सहित है अथवा परिवारेण सह विद्यमान है। और लास्ट दिया गया है सहपुत्र या फिर सह पुत्र, इसका भी एक जैसा बनेगा, पुत्रेण सहित है अथवा पुत्रेण सह विद्यमान है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। अब इसका नेक्स्ट है कर्म व्यतिहार बहुब्रीहि समास। देखिए कर्म व्यतिहार क्या कहता है, इसका सूत्र है तत्र तेन इदम इति स्वरूपे। देखिए यहाँ नीचे देखेंगे हिंदी इसकी, यह समास कहता है कि सप्तम्यंत यानी सप्तमी विभक्ति से अंत से ग्रहण विषय में और तृतीय अंत से प्रहरण विषय में युद्ध करने के अर्थ में कर्म व्यतिहार बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, युद्ध करने के अर्थ में। ठीक है, देखना दूसरा देखते हैं नियम इसका, यह समास स्वरूप पदे अर्थात समान रूप वाले अर्थों में होता है। कर्म व्यतिहार समास जो बहुब्रीहि समास है वह समान रूप वाले अर्थों में होता है। इसके बाद थर्ड नियम इसका, इच कर्म व्यतिहारे, सूत्र से अंत में ई जुड़ता है। ठीक है, अंत में क्या जुड़ता है, ई जुड़ जाता है। और चौथा इसका है अन्येषामपि दृश्यन्ते, सूत्र से एक सूत्र है अन्येषामपि दृश्यन्ते, सूत्र से पूर्व पद को दीर्घ हो जाता है। पहला जो पद है वह कैसे हो जाता है, दीर्घ यानी बड़ा हो जाता है। तो आइए बेटा आप देखते हैं इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। इसकी आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं इसे। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। यहाँ देखते हैं हम एग्जाम्पल्स, केशा केशी, दंडा दंडी, मुष्टा मुष्टि, यष्टा यष्टि, बाहु बाहवी। यानी युद्ध किस किस प्रकार से होते हैं, लड़ाई किस किस प्रकार से की जा सकती है, उसके प्रकार बताए गए हैं। देखिए केशा केशी, केशा केशी का अर्थ हुआ बालों को पकड़ करके। ठीक है, तो एक दूसरे के बालों को पकड़कर भी युद्ध हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। दंडा दंडी यानी डंडे के माध्यम से, दोनों पार्टी डंडे के माध्यम से लड़ सकती हैं। मुष्टा मुष्टि यानी मुक्कों के माध्यम से। यष्टा यष्टि छड़ी के माध्यम से, छोटी डंडियों के माध्यम से। या बाहु बाहवी अर्थात भुजाओं के माध्यम से। एवं अन्य कई प्रकार से युद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ युद्ध के प्रकार बताए गए हैं। अब देखिए इनके हम समास विग्रह करेंगे तो किस प्रकार से होगा। केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम। ठीक है, केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, जो बालों को आपस में पकड़ करके युद्ध करता है। ठीक है, उसे कहते हैं केशा केशी। दंडा दंडी, दंडैहि दंडैहि प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम,
डंडों के माध्यम से, आपस में डंडों से लड़ाई करके जो युद्ध किया जाता है वह कहलाता है दंडा दंडी। ठीक है, इदम युद्धम प्रवृत्तम सब में ही लगेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मुष्टा मुष्टि, तो मुष्टई ही प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम, यानी मुक्कों के माध्यम से युद्ध करना। यष्टा यष्टि, तो इसका समास विग्रह है यष्टई ही प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम, छड़ियों के माध्यम से, छोटे छोटे डंडों के माध्यम से, लकड़ियों के माध्यम से युद्ध करना। बाहुबाहवी, तो बाहुषु गृहीत्वा, भुजाओं को आपस में पकड़कर या भुजाओं से किया जाने वाला युद्ध बाहुबाहवी कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे करेंगे। इसके बाद देखिए नन बहुब्री समास है। नन बहुब्री समास में बताया गया है ननो अत्यर्थानाम वाचोत्तर पदलोप है, अर्थात नन का अस्त्यर्थक अर्थात विद्यमान अर्थक सुबंत के साथ समास होता है तथा विकल्प से उत्तर पद का आलोप हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसे। अप्रजय है या फिर अविद्यमान है प्रजय, दोनों प्रकार से हो सकता है, अप्रजय या अविद्यमान प्रजय। तो यहाँ देखिए अविद्यमानाः प्रजाः यस्य सः, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अपुत्र है, तो देखिए अपुत्र या अविद्यमान पुत्र, अविद्यमान है पुत्र है यस्य सः, अर्थात जिसका पुत्र विद्यमान नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा इस प्रकार से। नन का मतलब न नहीं, न का मतलब नहीं, नहीं के अर्थ में यह समास होता है। अमेध या फिर अविद्यमान मेघ, देखिए इसका समास विग्रह होगा अविद्यमानाः मेघाः यस्य सः, जिसके पास मेघा मीन्स बादल नहीं है, ठीक है, वह होगा अमेध या अमेघ। ठीक है, अवत्सा या अविद्यमान वत्सा, वत्स यानी पुत्र, पुत्र तो जिसके पास पुत्र नहीं है वह। ठीक है, तो बेटा आप नेक्स्ट इसके आगे वाले जो एग्जाम्पल हैं उनको हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव यू नाइस डे।